नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सुबह बोलेगा में बात करेंगे महादलित परिवार और एसपी करे अत्याचार। जी हां, यूपी के सीएम और डीजीपी भले ही पुलिस को आम जनता के साथ प्यार से पेश आने की हिदायत देते हों, पर शायद अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं लेते। आजमगढ़ में कुछ ऐसा ही हुआ है। गाड़ी रोके जाने से भड़के एसपी ने एक युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। जिस परिवार पर यह अत्याचार हुआ है वो परिवार महादलित है। परिवार की बच्ची के साथ रेप हुआ था, ऐसा कहना है घर वालों का, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण निमोनिया था। लेकिन 10 साल की बच्ची अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। महादलितों के साथ हो रहे अत्याचार पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। न्याय मांगने वालों पर भी अब पुलिस महकमा जुल्म करने लगा है। न्याय की गुहार को लेकर पुलिस ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों में शामिल एक युवक को पुलिस कप्तान ने सिर्फ इसलिए पीट दिया कि वो उनके वाहन के सामने आ गया था। वो गाड़ी को रोककर न्याय की गुहार लगाना चाह रहा था। युवक को पीटने के साथ ही पुलिस कप्तान ने उसे अपने ऑफिस में ही बिठा लिया और ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। रौनापार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 10 साल की बच्ची कुछ दिन ये जो भी हुआ है ये बलात्कार नहीं है, मर्डर नहीं है, इसको बीमारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है जो कि कोई बीमारी नहीं थी। और कप्तान साहब साफ शब्दों में कहे कि मैं आप कह रहे हैं तो मैं मुकदमा दर्ज कर रहा हूं, लेकिन मुकदमा से कुछ होगा नहीं। निकलने के बाद एक लड़का था, उनके गाड़ी के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया। इतना ही में कप्तान साहब निकल के बाहर उस लड़के को घसीट के पकड़ लिए, उससे कान पकड़ के उसको घसीट कर ले गए अंदर ले जाकर उसको कुटमस किए होंगे। वो कोतवाली में ले गए हैं लड़के को। ये न्याय नहीं मिला है मुसहर समाज को, वो अरेस्ट नहीं किए शासन के लोगों ने। तो मेरी तैयारी है, मैं रोड पर उतर जाऊंगा अपने समाज को लेकर, मुसहर जाति को। आज थाना रौनापाल क्षेत्र के कुछ पुरुष और महिलाएं मुझसे जन सुनवाई के दौरान मिले थे और उनके जो एप्लीकेशन थी उस पर सम्यक सुनवाई के उपरांत मेरे द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश तत्काल कर दिया गया था, उन्हीं के सामने कर दिया गया था। और जन सुनवाई के उपरांत जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के आगे एक कम उम्र का लड़का गाड़ी के आगे लेट गया तथा कुछ और लोग पत्थर मारने के लिए सामने आ गए। उसी पर मेरे द्वारा गाड़ी से उतरकर उस लड़के को वहां से गाड़ी के आगे से हटाकर अंदर ऑफिस में ले जाकर भेजा गया और उसे कुछ देर बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। एक समस्या के समाधान के लिए आए ग्रामीणों के सामने अब दूसरी समस्या दीपक नाम के युवक को पकड़ लिए जाने से खड़ी हो गई। पुलिस की ज्यादती निश्चित तौर पर ये बता रही है कि बच्ची के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, जिसे छुपाने की कवायद में महकमा जुटा हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि क्या अब इसी तरह से महादलितों की आवाज को कुचला जाएगा? कब प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज़। तो आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से जो एसपी का ये क्रूर चेहरा। जब अक्सर आपने देखा होगा जो कि दरोगा इंस्पेक्टर जो होते हैं थाने में बैठे, वो फरियादी की समस्या नहीं सुनते, जिसके बाद आम आला अधिकारी के पास जाते हैं। लेकिन आला अधिकारी का ये रवैया कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है और बहुत दुखद है कि एक आईपीएस अफसर, आईपीएस रैंक का अफसर इस तरह का जो रवैया अपनाता है। हम उम्मीद करते हैं उनके पास जाएंगे, हमारी सुनवाई होगी, लेकिन वही इस तरह से पेश आते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर कोलेश्वर प्रियदर्शी, दलित चिंतक हैं। सर, स्वागत है आपका।
और हमारे साथ रमेश सिंह संवाददाता आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रमेश, आपके पास ही आऊँगा। रमेश, जो पूरा मामला है हम चाहेंगे एक बार और आप बताएं, इसे अपडेट करें कि ये मामला जो रेप का था, पहले उसके साथ रेप हुआ था ऐसा कहना घर वालों का, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें निमोनिया आता है और घर वालों का कहना है रेप हुआ है और आनन फानन में उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है जैसे हाथरस में हुआ। और जब न्याय के लिए वो जाते हैं तो तस्वीरें ये बयां कर रही किस तरह से पुलिस पेश आती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र की घटना है और बड़ी ही शर्मनाक घटना है। 10 वर्षीय बालिका का घायल अवस्था में वो पड़ी मिलती है और उसे जब ले जाया जाता है हॉस्पिटल में और वहां उसकी डेथ हो जाती है इलाज के दौरान। परिवारिक जन का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, जबकि रिपोर्ट जो बताती है मेडिकल की वो कोई और बीमारी, निमोनिया जैसी कोई बीमारी की रिपोर्ट आई है। उसके बिना पर ये बताया जाता है कि उसे बीमारी थी। लेकिन आज की जो घटना हुई है ये बड़ी शर्मनाक है। आज उसके परिजन, महिलाएं और बच्चों के साथ एसपी ऑफिस आते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं कि वो जो दरिंदे हैं, इस तरह से दरिंदगी किए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि रौनापार थाने में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए वो पीड़ित पक्ष आज एसपी कार्यालय पर आया था। एसपी साहब जन सुनवाई कर रहे थे। जन सुनवाई करने के दौरान एक तो उन लोगों को एसपी ऑफिस में अपनी बात कहने के लिए अंदर जाने नहीं दिया गया और जब एसपी साहब बाहर आते हैं तो वो लोग वहां बैठे मिलते हैं और काफी तादाद में थे। कुछ लड़के एसपी साहब की गाड़ी के सामने आ जाते हैं और वो वहां शोर मचाने लगते हैं, जिसका एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि इस तरह का यहाँ मत करिए, जो भी समस्या है वो आप सीधे एप्लीकेशन दीजिए और मैं कार्रवाई के लिए लिख देता हूँ, आपका मुकदमा दर्ज होगा और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन बात इसके बाद भी नहीं बनती है, लोग अड़े रहते हैं। इसके बाद एसपी साहब एक युवक को पकड़ करके थप्पड़ मारते हुए उसे ले जाते हैं। ये घटना इतनी तेजी से वायरल होती है कि खुद एसपी को उतरना पड़ा। तो ये मामला काफी संवेदनशील बताया जाता है कि आजमगढ़ में इस तरह की घटना हुई है कि एसपी खुद उस युवक को पकड़ते हैं और पीटते हुए ले जाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जो न्याय उसे मिलनी चाहिए। उसके बाद वो एसपी साहब जब देखते हैं कि मामला बहुत वायरल हो गया है, उसके बाद सफाई देते भी नजर आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कोलेश्वर हैं, दलित चिंतक हैं। डॉक्टर कोलेश्वर जी, अक्सर हम देखते हैं अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर बात करें तो जो मामले जितने भी रेप के सामने आते हैं सबसे ज्यादा आंकड़ा दलित वर्ग का ही होता है। आप दलित उत्थान की बात करते हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर अगर जुल्म उठता है उसके खिलाफ भी आप सड़कों पर उतरते हैं। क्या कारण है कि सबसे ज्यादा जो इस तरह के रेप के मामले आते हैं दलित वर्ग से ही क्यों आते हैं? असल में देखिए, समाज का जो फेनोमेनोलॉजी है, समाज की जो बनावट है, वो हर हाल में ऐसी ही है कि जो दलित वर्ग के साथ जो लोग सदैव भेदभाव करते रहे हैं, वो हर परिस्थिति में, पढ़ा लिखा समाज हो चाहे जाहिल समाज हो। और खासकर पिछले जो मैंने 7 साल की सरकारें हैं, केंद्र से लेके और राज्य सरकार तक, अधिकारियों पर उनका अपना कोई नियंत्रण है ही नहीं। आप क्या कहा जाए, यदि अधिकारी पनिशमेंट होता, अधिकारी को दंड मिलता तो उसको नियमतः कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पीड़ित पक्ष जब भी पहुंचता है तो उनको तुरंत आगे आके अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। तमाम आदेश सरकार ने ऐसे कह रखे हैं कि दलित उत्पीड़न के मामले में डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए 75 जिलों में कौन सा जिलाधिकारी और कौन सा एसपी या एसएसपी दलित उत्पीड़न के मामले में सस्पेंड हुआ है? एक भी नहीं हुआ है। आप चाहे हाथरस का कांड ले लीजिए, अभी आगरा में इतनी बड़ी घटना हो गई और बहराइच में हुआ, प्रयागराज में हुआ, सहारनपुर और हाथरस को तो पूरी दुनिया ने देखा। अब ऐसे में सरकार का आलम जमीन पर तभी काम करता है जब लगता है जनता को कि दलितों के प्रति हो रही जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई उसको शासन का ज्ञान मिलेगा। और मैं नहीं कहता कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या वो योजनाएं उत्थान
दलितों तक पहुंच रही है, उनका उत्थान हो रहा है। मुख्य जो मकसद है, गरीब से गरीब आदमी जो होगा, जब कानून व्यवस्था किसी प्रदेश सरकार की अच्छी होगी या जब अधिकारी उस कानून व्यवस्था को चलाना चाहेंगे, तभी उस व्यक्ति का उत्थान हो सकता है। वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अवर्ण हो, सवर्ण हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो या किसी भी संवर्ग का व्यक्ति हो। जब तक उस समाज में कानून व्यवस्था का राज नहीं होगा, कानून का आलम नहीं दिखेगा, तब तक अच्छा, इससे आलम सीधे ऊपर से नीचे अधिकारियों पर दिखता है। कार्रवाई के नाम पर सिफर होता है। तो ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसका आप तमाम फेसबुक, टेलीविजन, मीडिया और पर देख रहे हैं, लगातार हो रही हैं। आप छोटी अभी अगल बगल के बिल्कुल, लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर जो मामले हैं दलित वर्ग से जुड़े हुए हैं। एक चिंता का विषय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। ओपी सागर साहब पूर्व आईपीएस अफसर हैं, उनसे भी कुछ सवालों का जवाब तलाशेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं महादलित पर अत्याचार और एसपी करे वार। जिस तरह से ये मामला सामने आया है, न्याय के लिए अगर कोई शख्स पुलिस विभाग के पास जाता है, उनके अधिकारियों के पास जाता है और उसके साथ इस तरह का बर्ताव कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि सरकारें भले ही मित्र पुलिस की बात करें, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे दलित हो चाहे स्वर्ण हो, हमारे राजनेता अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। देखिए, ठीक है, शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी अपनी राय देने के लिए। शायद संपर्क आपसे टूट गया है। वापस हम आएंगे, हमारे साथ ओपी सागर साहब जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। ओपी सागर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। ओपी सागर जी, जो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि जो पीड़ित परिवार है न्याय के लिए भटक रहा है, पहले वो जन सुनवाई केंद्र में जाता है, वहां अपनी बात रखता है, अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती, अगर वो गाड़ी आपकी रोक रहा है, तो क्या ये तरीका है कि आप गाड़ी से उतरकर उसकी बात नहीं सुन सकते, या फिर आप गाड़ी से उतरकर उसको पीटने लगेंगे? ये तो बात है कि पुलिस अधिकारी को बात सुनना ही चाहिए, किसी भी स्थान के क्यों ना हो। जब यहाँ बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चाहते हो तो समझ में आता है कि ठीक है, बिना सुने चले जाएंगे, ये हो सकता है वहाँ हो गया हो, आग लगी हो, एक्सीडेंट हो गया हो,
हमारी दिक्कत चली जाती है। ओपी सागर जी, हम चाहेंगे आप अपने माइक को थोड़ा ठीक कर लें ताकि आपकी आवाज जो है हम तक ठीक से पहुंच पाए। एक कॉलर जुड़ गई राशिदा देहरादून से। राशिदा, अपनी बात कहिए। जी राशिदा, अपनी बात कह सकती हैं, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ सर, डबल इंजन की सरकार में सब जायज है सर। जो गुनेगार, रेपिस्ट, कातिल है ना, मैं तो आजाद घूम रहे, नशेड़ी, नशा बेचने वाले व्यापारी जो बेकसूर है ना, वो जेलों के अंदर सड़नी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ योगी जी से, मोदी जी से, लाइन में खड़ा करे, सब गरीबों को छूट कर दे तो अच्छा रहेगा। बेकारी भी परेशान हो गए, हिंदुस्तान को बेचने तक की नौबतें आ गई, और क्या करेंगे? ये इनके आगे पीछे औलाद तो है नहीं, तो इन्हें दर्द कैसा होगा? औलाद का दर्द कैसा हो, खाना क्या होता, पीना क्या होता? इनको तो सिर्फ व्यापारियों के गुलाम हैं ये, और कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस इनकी जुत्ते खाती है, इसीलिए एसएसपी थप्पड़ बरसा रहे गरीब आदमी पे। उसको शर्म नहीं आई, उसको डूब के मर जाना चाहिए इंसाफ मांगने वालों के साथ। इतनी बात कहने के लिए एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर जीत सिंह कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर जीत सिंह जी, अपनी बात कहिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी भी आपके के न्यूज पर आपने ये जो एपिसोड चलाया है महादलित वाला, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी बात कह सकते हैं। तो आपने इस चैनल पे ये महादलित का जो एपिसोड चलाया हुआ है, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है। देश हमारा कानून से चलता है, और ये कानून की जो धज्जियां पुलिस द्वारा उड़ाई जा रही है बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, लेकिन कानून का पालन करने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वही कानून तोड़ रहे हैं, तो आखिर उन पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा, यह भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए जीत सिंह जी। ओपी सागर साहब, फिर से आपके पास ही आऊँगा। सर, आपने पुलिस विभाग में काफ़ी सेवाएं दी हैं, जो पुलिस का व्यवहारिक रूप पहले था और जो अब है, क्या उसमें सर बदलाव आया है? हालांकि हाईटेक तो बहुत हो गई पुलिस, डिजिटल भी बहुत हो गई है, लेकिन व्यवहारिकता में बदलाव नहीं आया सर। भले मित्र पुलिस की बात करें, लेकिन रवैया वही है जो आज से 20 साल 25 साल पहले था, और आज भी वही रवैया है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर लें। और एक कॉलर जुड़ गए धीरेन्द्र कानपुर से। धीरेन्द्र, अपनी बात कहिए। हेलो जी धीरेन्द्र, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे परम आदरणीय योगी जी जो मुख्यमंत्री, धीरेन्द्र जी, हम चाहेंगे जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। शायद धीरेन्द्र से हमारा संपर्क टूट गया है। ठीक है, वापस ओपी सागर जी के पास आएंगे। सर, मैंने एक सवाल किया था, हम चाहेंगे उस सवाल का आप जवाब दें। वापस आएंगे ओपी सागर जी के पास, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। आखिर पुलिस इस तरह से बर्बरता कैसे बरत सकती है? अगर कोई न्याय मांगने जा रहा है, आप इस तरह से कैसे पेश आ सकते हैं? ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमले जी, बताइए पहले कहाँ रहती थी आप, और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे
और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चल रही है। धन भाग की मैंने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला, हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और सुबह बोलेगा में हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की एक घटना की, जहां पर एक 8 साल की बच्ची अर्धनंग अवस्था में बेहोश पाई जाती है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वो मृत घोषित हो जाती है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है जिसमें रिपोर्ट निमोनिया दिखाते निमोनिया था, इसलिए उसकी डेथ हुई। आनंद फानन में पुलिस उसका दाह संस्कार कर देती है, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो हार नहीं मानते। उनका साफ कहना है कि लड़की के साथ उस दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है, जिसके लिए वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी के चलते एक न्याय मांगने के लिए अब जो एसपी साहब उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन एसपी साहब का जो रवैया है, गाड़ी से उतरकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं, उसको थप्पड़ों की बारिश शुरू कर देते हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। वापस हम ओपी सागर साहब के पास ही आएंगे। ओपी सागर जी, ब्रेक से पहले भी हमने सवाल किया था कि पुलिस का जो ये रूप है, जो पुलिस का व्यवहार है, क्या सर ये पहले भी ऐसा था या फिर अभी ऐसा हो गया है या फिर बदलाव नहीं होगा? देखिए, पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा है। इसमें काफी परिवर्तन लाने की जरूरत है। बहुत कोशिश की गई, उच्च अधिकारियों के लेवल पे काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी नीचे जो है वो कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है जिसका कि हमें चाहिए, जो अपेक्षा की गई है। जनता की जो अपेक्षा है, जनता की पुलिस है, ये कोई कॉलोनियल पुलिस तो है नहीं ब्रिटिशर्स के जमाने में, या राजा महाराजा की पुलिस जो डंडे चलाएगी, बदतमीजी करेगी, लेकिन ये समझ में नहीं आता है पुलिस वालों को अभी भी। ठीक है सर, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, गुरप्रीत सिंह उधम सिंह नगर से। गुरप्रीत जी, अपनी बात कहिए। हेलो जी गुरप्रीत जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, हम तो ये राय रखना चाहते हैं, अभी यूपी गवर्नमेंट का रवैया तो पहले हमने लखीमपुर में देखा, मंत्री के लड़के के लिए कुछ और, ठीक है, और एक दलित आदमी के लिए कुछ और। हेलो जी, बिल्कुल। कहीं पर बचाने की कोशिश होती है तो कहीं पर ध्यान ना देने की कोशिश होती है, आप कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। ओपी सागर जी, एक सवाल ये भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, पुलिस के बिगड़ैल रवैये के, एक आक्रामक रवैये का मानवीय चेहरा जो सामने आता है, अक्सर ये इंस्पेक्टर दरोगा जो होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनकी तरफ से आता है। लेकिन एक IPS रैंक का अफसर अगर इस तरह से पेश आता है तो हम क्या उम्मीद करें इस खाकी से? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा, शर्मनाक है रादर कि IPS रैंक के अधिकारी जो है इस तरीके से बर्ताव करते हैं। खासतौर से जिले का इंचार्ज तो एक तरीके से संरक्षक है, उसे तो सुनना चाहिए सबकी बात। और गरीब आदमी जिसको की ज्यादा दरकार है, ज्यादा उसको जरूरत है, तो उसकी बात पहले सुननी चाहिए। मैं 7 दिनों में SSP रहा, लेकिन मैंने सबसे पहले गरीब को बुला के सुना, तो वो जज्बा ये क्यों नहीं आ पा रहा है अधिकारियों में? ये बहुत देखने वाली बात है। इसमें मतलब इस अधिकारी की अगर गलती है, मैं कहता हूँ जांच कराई जाए
वरिष्ठ लेवल पे जांच हो, एडीजी जोन के लेवल पे जांच हो, और उसमें अगर इनकी गलती पाई जाती है सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, तो जांच भी नहीं करनी चाहिए, सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए। बाद में आप अपनी बात आप नोटिस के माध्यम से अपना जवाब पेश करते रहिए। हमारे साथ डॉक्टर कौलेश्वर साहब भी हैं, दलित चिंतक हैं। डॉक्टर कौलेश्वर जी, जो हम बात कर रहे हैं इस घटना की, एक दलित होते हैं, ये महादलित है, जितनी मुझे जानकारी महादलित को लेकर कि बिहार में एक क्षेत्र है जहां पर जो लोग मूसर जाति के हैं, जो चूहा खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। और ये सिलसिला आज का नहीं, आज़ादी के पहले जब खाना इनको मैसर नहीं था तब ये चूहे को खाकर भूख मिटाते थे। और कमोबेश आज भी कई ऐसे इलाके हैं वो आज भी चूहे खाते हैं। तो सर, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद हमारे देश ने सपना देखा था कि कम से कम भूखा तो ना रहना पड़े, लेकिन आज भी इस वर्ग को इसी तरह जीवन यापन करना पड़ रहा है। सर, बड़े बड़े दलित चिंतक हैं, बड़े बड़े लोग आवाज़ उठाते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, लेकिन सर ये सारी बातें हवा हवाई साबित होती हैं। एक्चुअली संपादक जी, दलित सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, विकास उसका होना ही नहीं है। और जब तक वो दलित राजनीतिक मुद्दे में रहेगा, सिर्फ एजेंडा रहेगा, वोट लिया जाता रहेगा, तब तक वो सिर्फ एजेंडा रहेगा, उसके साथ कोई अच्छा काम सरकार कर ही नहीं सकती। दलित वोट लेने का एजेंडा है। आपको अभी तात्कालिक एक बात बता रहे हैं, दलित महादलित तो छोड़िए, ठीक है सर, एक कॉलर हैं, उसके बाद हम चाहेंगे आप अपनी बात कंप्लीट करें। नीतू जी जुड़ गई हैं लखनऊ से। नीतू जी, अपनी बात कहिए। जी हाँ सर, देखिए इस समय तो ये सब घटनाएं आम हो चुकी हैं। पुलिस का तो ये रवैया है कि जिस चाहे को पीट पीट कर मार देती है, क्योंकि उनको शासन का कोई डर नहीं है। प्रशासन किसी से डरना ही नहीं चाहता, लोगों पर अत्याचार होता ही जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनको मालूम है कि हमें निलंबित कर दिया जाएगा, इनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं होती है, पहली बात तो। और दूसरा, ये सब कहने की बातें हैं सर, हम लोग कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आम तौर पे आप देखिए कानून बराबर नहीं है सबके लिए। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके लिए कानून है। अगर ऐसा ही होता सर, लखीमपुर कांड में गिरफ्तारी में 6 दिन क्यों लग गए? अगर आम आदमी होता तो पुलिस उसी दिन उठा लाती, क्या उसको छोड़ देती? तो ये कानून बराबर है, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, ये ऐसे सुनने में अच्छी लगती हैं, अदरवाइज इनका कोई औचित्य नहीं बचा है। जी शुक्रिया अपनी राय देने के लिए नीतू जी। वापस डॉक्टर कौलेश्वर, आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं इनको वोट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो सभी राजनीतिक दल की बात करते हैं, चाहे वो सरकार में हो, सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, सभी दलितों की हक की बात करते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं असम से, हमारे मीर अफजल साहब, अपनी बात कहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ ठीक है। मेरा बात है, एसपी जी ऐसा काम गलत किया। एसपी को जेल में भेजना पड़ा, जेल में देना पड़ा है। दलित को इतना अत्याचार क्यों? एक बड़ा अपने यहाँ पे सुधारने की मारपीट क्यों होता है? इतना अत्याचार क्यों? ये एसपी बहुत गलत एसपी है। बिल्कुल, शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो गलत किया है और गलत करने की सजा भी आपको मिलनी चाहिए, इसी को लेकर हम इस कार्यक्रम में आपके सामने हाजिर हैं। वापस डॉक्टर कौलेश्वर जी के पास आएंगे। डॉक्टर कौलेश्वर जी, जैसा कि हम बात करें कि राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आते हैं तब वो उनके पास पहुंच जाती हैं, उनका मुद्दा उठाती हैं, उनके बीच जाते हैं, एक सम्मेलन करते हैं उनकी जाति का, उनको मीठे मीठे लुभावने सपने दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब गायब हो जाते हैं, कोई उनके दर्द दुख को बांटने नहीं पहुंचता है। देखिए, प्रतापगढ़ में श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, मैं भी उनके जिले का ही रहने वाला हूं, दलित परिवार के घर भोजन करते हैं, वोट चाहिए। गोरखपुर में 1 हफ्ता पहले मनीष हत्याकांड हुई और पुलिस के लोगों ने होटल में चेकिंग के नाम पर उसको मार के उसकी हत्या कर दी, लेकिन अभी तक उसमें आप देखा ऑन रिकॉर्ड, आप आज का अखबार उठा लीजिए, किस तरह क्या कार्रवाई हो रही है। तो बात दलित और महादलित की नहीं है, कानून अपना अलग काम ही नहीं कर पा रहा है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रेरित रहता हूं, बावजूद क्या कारण है कि कानून अपना काम नहीं कर पा रहा। गोरखपुर की घटना है, आप मनीष हत्याकांड उठा के देख लीजिए, पूरा एनालिसिस करिए, उसमें थाने अधिकारी जाके, इंस्पेक्टर, 2 दरोगा और 4 सिपाही मिलके जाके होटल के अंदर मार के उसकी लाश छुपाने का प्रयास करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एसआईटी की जांच कर रही है,
डॉक्टर कोलेश्वर, आपको बता दूं कि उस पे मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई, उसके बाद कार्रवाई हुई। हालांकि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो अधिकारी हैं, और बाकी जो पीड़ित है उसको मदद भी की गई है। हम उस पर नहीं आएंगे। हम एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं सर, एनसीआरबी के आंकड़ों में ये दिखाता है, बताता है जो भी उत्पीड़न होते हैं वो ज्यादा दलित वर्ग के ही क्यों होते हैं। तो आपको रोकेंगे, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। जालौन से उदय भान सिंह जुड़ गए। उदय भान सिंह जी, अपनी बात कहिए। जालौन से, जौनपुर से। जी सर, जौनपुर से हैं, ठीक है सर। ठीक है उदय भान जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। अरे सर, ये कह रहे हैं कि जो जालौन से नहीं सर, जौनपुर से। जी उदय भान जी, आपकी आवाज आ रही है, आप जौनपुर से बात कर रहे हैं। आपसे हम अपील करेंगे कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। जो है गलत किया कर रहे हैं, एसपी साहब जो है बहुत गलत किए हैं, इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल, एसपी साहब ने गलत किया है, इनको सस्पेंड करना चाहिए। लगातार हमारे कॉलर इसी बात को कह रहे हैं कि अगर कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या आम आदमी। हमारे साथ ओपी सागर साहब बने हुए हैं। ओपी सागर जी, सवाल यह है कि जैसे सरकार बोलती है कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई किसी से परेशान है, पुलिस विभाग के पास जा सकता है, थाने में जा सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है। मित्र पुलिस को कहकर संबोधित किया जाता है कि मित्र पुलिस है, आप अपनी बात कहिए जाके। लेकिन एक आम आदमी थाने में जाने से कई बार डरता है। अगर उसके आस पड़ोस के साथ कोई गलत होता है तो वो एक बार वो सोचता है कि थाने जाएंगे फिर पता नहीं क्या होगा, पुलिस हमारे साथ कैसे पेश आएगी। ये डर सर तब भी था, आज से 20 साल 25 साल पहले, और आज भी डर सर बना हुआ है लोगों में। तो सही बात है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो फिर नहीं पड़ेगा। आम आदमी उसी तरीके से परेशान है, थाना जाने में डरता है। काहे की मित्र पुलिस तो दलालों की मित्र पुलिस होती है, बड़े बड़े रईसों की। ठीक है सर, ठीक है। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले, और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे विमल।
बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, और सुबह बोलेगा में हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की घटना की, जहां पर एक पीड़ित परिवार न्याय की भीख मांगने के लिए पुलिस के दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन एसपी साहब का जो रवैया है बहुत शर्मनाक है। गाड़ी रोकने की कोशिश की जाती क्योंकि उसकी शिकायत नहीं सुनी जा रही, लेकिन एसपी साहब गाड़ी से उतरकर उसको पीटना शुरू कर देती। पर हम बात कर रहे हैं और हमारे कॉलर्स भी लगातार अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हम चाहेंगे आप भी कॉल कर सकते हैं, लगातार जो नंबर्स हमारे हैं स्क्रीन पर फ्लैश करें। हमारे साथ हमारे जो संवाददाता रमेश सिंह बने हुए हैं। रमेश, जैसी घटना सामने आई है और जब ये घटना बहुत ज्यादा, इसकी जो वीडियो है वो वायरल हो गई, उसके बाद एसपी साहब जो है सफाई देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ विभागीय कार्रवाई उनकी तरफ उनकी ओर की गई है या अभी कुछ नहीं हुआ है? रमेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रमेश जी, आपका फोन म्यूट है, हम चाहेंगे उसे अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। हम वापस जुड़ेंगे रमेश के साथ। हम वापस डॉक्टर कौलेश्वर जी हैं उनके पास ही आएंगे। कौलेश्वर जी, हम बात कर रहे थे महादलितों की। भले ही वो बाकी लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हो, लेकिन महादलित को लेकर एक लोगों में एक जिज्ञासा रहती है। एक तो दलित होते हैं, महादलित कौन है आखिर? जैसे जितनी जानकारी मुझे है कि मुसर जाति के नाम से इनको संबोधित करते हैं और ये चूहा खाकर अपना जीवन यापन करते थे और आज भी कमोबेश मजबूर हैं। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस जाति के बारे में बताएं। देखिए, मुसहर सिर्फ मुसहर जातियां ही महादलितों में नहीं आती हैं। देश और प्रदेश में करीब 100 प्रदेश में तकरीबन 70 जातियां अनुसूचित जाति में आती हैं, जिसमें से करीब 45 जातियां जो हैं जो सशक्त नहीं है, अशक्त हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जिनका जीवन अभी भी जल बंजर और जमीन से जुड़ा हुआ है, जंगल से जुड़ा हुआ है, और उनको ही हम महादलितों में शामिल करते हैं, जिनके यहाँ शिक्षा दीक्षा का नाम नहीं है, बिल्कुल अभी शिक्षा से और विकास से कोसों दूर बैठी हुई हैं। यूं कहिए कि आजादी के 74 सालों में अभी तक तमाम जो अनुसूचित जातियां। सर, एक कॉलर जुड़ गए हैं, आशाराम हमीरपुर से। आशाराम जी, अपनी राय दीजिए। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि शायद आपने 1-2 महीना पहले कोरोना काल के टाइम पे देखा था कि एक उड़ीसा में जो है एक शादी समारोह में एक जिलाधिकारी थे यादव बिरादरी के, उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया था एक ब्राह्मण जात के, तो पूरा हंगामा खड़ा हो गया था। और उस जिलाधिकारी को जो है सब लोगों ने विरोध करके उसको सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि वो ब्राह्मण जात के आदमी को थप्पड़ मारा था, तो पूरा मतलब हल्ला मच गया था। लेकिन जब किसी दलित समाज के आदमी को, पिछड़ी जात के आदमी को कोई मारता है, तो उसके साथ कोई अन्याय होता है, तो उसको कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। देश की व्यवस्था जाति के आधारित है, जाति पे आधारित है, जाति के आधार पर ही ये शासन प्रशासन चलता है। जी बिल्कुल आशाराम जी, आपने अपनी राय दी, शुक्रिया आपका। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो खबर सामने आई है, हमारी भी कोशिश है कि जो कार्रवाई उन पर हुई थी वो कार्रवाई इन पर भी हो, और उम्मीद करते हैं होगी, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें बयां कर रही है अपने आप में कि आप किस तरह से असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं, आप हिंसक कैसे हो सकते हैं। अक्सर सिपाहियों को, जो दरोगा इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कभी कभी अपना आपा खो देते हैं, ड्यूटी का लोड होता है, लेकिन एक आईपीएस अफसर जिसको ज़्यादा लोड भी नहीं है, एक एसी कमरे में बैठा हुआ है, उसके वो अगर इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह के कारनामे करता है, तो कहीं ना कहीं सवाल पूरी खाकी पर उठता है। कौलेश्वर जी, सवाल यही था कि जो आपने जैसा बताया कि एक बड़ा वर्ग है जो महादलित में आता है, लेकिन मूसर जाति की बात अगर करें तो कारण क्या है जो आज भी इस तरह का वो खान पान इनका बना हुआ है? क्या वो आदत है या फिर मजबूरी है?
नहीं है, मजबूरी है। उनके पास रहने का घर नहीं है, संसाधन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। उनके लिए सरकार को जो 74-75 वर्षों में करना चाहिए था, वो विकास से आज भी कई सौ किलोमीटर दूर है। देखिए, आदमी समाज में स्थान तभी बना पाता है जब उसके पास अपनी शिक्षा दीक्षा होती है। न जड़ है न जमीन है, कहाँ बसेंगे वो? रोड के किनारे, सड़क के किनारे, जंगल में रहते हैं, जंगल के किनारे झोपड़ी बना के रह लेते हैं। अब उसमें उनको जब तक सुविधाएं सरकार देगी नहीं या कहीं बसाएगी नहीं, उनके लिए बेहतर व्यवस्थापन नहीं करेगी, तब तक विकास संभव ही नहीं है। और सबसे जो मूल कारण है कि वो जंगलों के आसपास या ऐसी आबादी में है जहां पर विकास के नाम पर, आप देख ही रहे हैं ना पूरे भारत में विकास की क्या दशा है। दलितों में भी कुछ जातियों का ही विकास हो पाया है जो शैक्षिक रूप से आगे है। महादलित तो अभी यथास्थिति में, जैसे पूरे देश में आप जानते हैं ना, सफाई का काम वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं जो महादलित में आते हैं। लेकिन आप बताइए, एक कोई महादलित, एक कोई वाल्मीकि बता दीजिए जो प्रदेश में ही जिले का कहीं कलेक्टर हो या देश में ही कहीं जिले में IPS हो, IAS हो। नहीं हो रहा है ऐसा काम। तो उनसे हम लेते हैं वोट के तौर पर, बिल्कुल, लेकिन उनके विकास के लिए, उनके भौतिक मानसिक। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ उन्नाव से, नौशाद अपनी राय दीजिए। हेलो जी नौशाद, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। हाँ जी नौशाद, हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। ये पुलिस खाकी वर्दी वाले जिस दिन अपना काम सही करने लगेंगे, हिंदुस्तान की आर्थिक समस्या अपने आप हल हो जाएंगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय के लिए। और लगातार हम इसी पर बात कर रहे हैं कि जिस तरह से ये SP की जो तस्वीरें सामने आई हैं कि न्याय के लिए जो न्याय मांगने उनके पास जा रहा है, उसके साथ इस तरह से वो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात करें आजमगढ़ की घटना की, जहां एक पीड़ित परिवार एसपी साहब के पास न्याय की उम्मीद से जाता है, लेकिन एसपी साहब उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। और कसूर इतना है कि उनकी गाड़ी रोक कर न्याय मांगने की उम्मीद पाले हुए था। इसी पर हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सीआर वर्मा लखनऊ से। सीआर वर्मा जी, अपनी बात कह सकते हैं आप। सीआर वर्मा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। वापस हम आएंगे। हमारे साथ रमेश बने हुए हैं, हमारे संवाददाता आजमगढ़ से। रमेश, एसपी साहब ने जो ये किया, अब ये तो पब्लिश हो गया है, बहुत लोगों के मोबाइल पर ये वीडियो भी वायरल हो गया है। क्या अब तक कुछ कार्रवाई हुई एसपी साहब के खिलाफ? देखिए, आपको बता दें कि अभी तक शासन से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि लोगों ने शासन को भी अवगत करा दिया है। तमाम जगह ये वायरल हो चुका है, लगभग सभी के मोबाइल में है, सभी जगह मैसेज हो रहे हैं, ट्विटर पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। और रौनापार थाना क्षेत्र का ये जो इलाका जहां की घटना बताई जाती है वो बनराजा और ठीक है, एक बार फिर से हमारे कॉलर जो हैं सीआर वर्मा जी जुड़ गए हैं। सीआर वर्मा जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। हेलो जी, सीआर वर्मा जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय दे सकते हैं। सर, ये आप लोग इतना मीडिया पे दिखाते हैं और सरकार कितना मूक दर्शक बनी हुई है कि इतनी पुलिस बर्बर हो गई है, उसका लिए और क्या रास्ता अपना सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारा काम है सीआर वर्मा जी, और हम लगातार ये दिखाते रहेंगे। सरकार जो भी कदम उठाए वो अलग बात, लेकिन हम ये खबरें दिखाना बंद नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। डॉक्टर कौलेश्वर जी, जैसा कि आप कह रहे थे अभी मूसर जाति को लेकर कि ये जंगल में रहते हैं और जहां ये रहते हैं वहां पर विकास शून्य के बराबर है, खाने पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, सरकार की तरफ से बड़े बड़े आयोग दलित जाति के उत्थान के लिए गठन किए जाते हैं, बड़े बड़े एनजीओज चल रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? क्यों इनकी विकास के लिए आगे नहीं आते हैं? ये आगे बढ़ें, पढ़ने लिखने स्कूल जाएं, अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए ये सब क्या कर रहे हैं सर? ये सब देखिए, सरकारी योजनाएं, एनजीओ और जो भी सब हाथी के दांत हैं, दिखावे के हैं। कोई वास्तविक व्यक्ति तो पहुंचना नहीं चाहता। आप देख लीजिए, आज भी तमाम सरकारी योजनाएं चल रही है ना। शिक्षा मुफ्त कहते हैं, शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन किसको मिल रही है? आप आइए, किसका क्या सुधार हुआ है? उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वो लोग तो इतने दूर हैं शिक्षा से, जिनको कम से कम उनके पास जाके उनके लिए इनिशिएटिव काम करना पड़ेगा। और रही एनजीओ की बात, संस्थाओं की बात, सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम है। सरकार से फंड लेके सरकार के लोगों को इस्तेमाल करना होता है। और सरकारें खुद भी यही प्रयास करती हैं कि इनका शैक्षिक स्तर सुधरे न। अभी किसी दूसरे का आप दिल्ली प्रदेश देखिए ना, एजुकेशन के हाल बहुत अच्छे हैं। अभी आप सराहना कर दीजिएगा तो आपको चाटुकार कर दिया जाएगा, हम कहेंगे तो हमको चाटुकार कर दिया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम जब जब देश में या किसी देश दुनिया के किसी राष्ट्र का अच्छा हुआ है, हमेशा मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति, जो सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसका लाभ होता है जब देश में शिक्षा का दीप जलता है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ की शिक्षा दीक्षा हर वर्ग, हर व्यक्ति तक पहुंची है। वर्ग तो छोड़िए, हर व्यक्ति तक पहुंची है। जो व्यक्ति अंतिम व्यक्ति है वो भी वहां शिक्षा के दीपक के नीचे अपना रोशनी पा रहा है। और हम भी यही उम्मीद करेंगे हमारे देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसके तक भी ये सुख सुविधाएं, जो योजनाएं हैं, वो पहुंचे और देश तरक्की करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रमेश आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ओपी सागर साहब, आपका भी शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे एसपी साहब की, जहां न्याय मांगने एक पीड़ित परिवार पहुंचता है, उसकी पिटाई करते। तो उम्मीद करते हैं इन पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।